आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही मशहूर या यूं कहें कि बदनाम घटना का कॉर्पोरेट पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बात होगी टाइटैनिक की, पर एक बिल्कुल अलग नजरिए से। हम देखेंगे कि कैसे कॉर्पोरेट अहंकार, गलत इंसेंटिव्स और रिस्क मैनेजमेंट की पूरी तरह से नाकामी ने एक इतने बड़े, इतने शानदार प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए डुबा दिया। ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग के फेलियर की एक क्लियर केस स्टडी है। ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। खैर, व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के ये शब्द सुनकर आज हैरानी हो सकती है, पर उस वक्त ये उनका सॉलिड कॉन्फिडेंस था, या शायद ओवर कॉन्फिडेंस। ये दिखाता है कि उनका कॉर्पोरेट माइंडसेट कितना खतरनाक हो चुका था। अग्रेसिव ब्रांडिंग और मार्केटिंग की चमक के आगे हकीकत और ऑब्जेक्टिव सेफ्टी दोनों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। प्रोजेक्ट के लॉन्च से ही एक ऐसा झूठा इल्यूजन बनाया गया जिसे पूरी दुनिया बिल्कुल सच मान बैठी थी। $400 मिलियन। आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से टाइटैनिक को बनाने की लागत करीब करीब इतनी ही थी। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक मैसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट था। और सच पूछे तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। इस फाइनेंशियल स्केल और अंदर मौजूद लेविश लग्जरी ने स्टेक होल्डर्स को इतना अंधा कर दिया था कि बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशंस उन्हें जरूरी लगना ही बंद हो गए थे। होता है ना, जब लागत और हाइप इतनी बड़ी हो तो ओवर कॉन्फिडेंस आना बहुत आसान हो जाता है। इस विश्लेषण को हम एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, द कॉर्पोरेट मार्केटिंग मिथ। दूसरा, मिसअलाइंड इंसेंटिव्स एंड स्पीड। तीसरा, ऑपरेशनल एंड कम्युनिकेशन कोलैप्स। चौथा, सिस्टमिक सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स। और आखिर में पोस्टमार्टम एंड इंडस्ट्री अकाउंटेबिलिटी। एक एक करके इन रूट कॉजेस को डीप डाइव करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द कॉर्पोरेट मार्केटिंग मिथ, यानी किस तरह रियलिटी से ज्यादा ऑप्टिक्स और दिखावे को प्रायोरिटी दी गई। यहाँ एक बहुत ही अजीब सा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ था उनका इंटरनल कॉर्पोरेट ऑप्टिमिज्म, मतलब जहाज के अंदर स्क्वॉश कोर्ट्स थे, टर्किश बाथ्स थे और सबसे बड़ा टैग था अनसिंकेबल होने का। पर दूसरी तरफ बाहर के एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव रिस्क्स बिल्कुल अलग थे। बाहर फ्रीजिंग टेम्परेचर था, चांद नहीं था जिससे विजिबिलिटी ना के बराबर थी, और आगे से लगातार बर्फीली चट्टानों की वार्निंग्स आ रही थीं। सीनियर मैनेजमेंट अपनी बनाई हुई एक लैविश फैंटेसी में जी रहा था, जबकि उनका प्रोजेक्ट सीधा एक भयंकर खतरे की तरफ बढ़ रहा था। अब आते हैं दूसरे सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, मिसअलाइंड इंसेंटिव्स एंड स्पीड, यानी मैनेजमेंट का ऑपरेशंस पर वो दबाव जिसने सब कुछ बदल दिया। असल में टॉप मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत भारी दबाव था, दिस 6-day रिकॉर्ड रिक्वायरमेंट। उन्हें सिर्फ ये साबित नहीं करना था कि टाइटैनिक सबसे बड़ा और लग्जरियस है, बल्कि दुनिया को ये भी दिखाना था कि वो सबसे तेज है। हर हाल में सफ़र 6 दिन में पूरा करना था, और इसी मार्केटिंग रिकॉर्ड को बनाने के चक्कर में लगातार आइस वार्निंग्स आने के बावजूद जहाज की स्पीड को 21.5 नॉट्स पर मेंटेन रखा गया। ये करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है। एक बिल्कुल नए जहाज के लिए रात के अंधेरे में ऐसी स्पीड बहुत खतरनाक थी। और इस हाई स्पीड को बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा एथिकल कॉम्प्रोमाइज किया गया। दोपहर 2 बजे कैप्टन स्मिथ को एक बहुत ही क्रिटिकल आइस वार्निंग मिलती है। वो ये वार्निंग व्हाइट स्टार लाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर जोसेफ ब्रूस इज़्मे के सामने रखते हैं। पर पता है इज़्मे ने क्या किया? उन्होंने उस पेपर को चुपचाप अपनी जेब में रख लिया, ताकि किसी और को इस रिस्क डेटा के बारे में पता ही ना चले। अपनी मार्केटिंग टाइमलाइन और पीआर को बचाने के लिए एक सीनियर लीडर ने एक्चुअल रिस्क असेसमेंट को पूरी तरह सप्रेस कर दिया, और नतीजा वही हुआ, हाई स्पीड लगातार मेंटेन की गई। तीसरा हिस्सा है ऑपरेशनल एंड कम्युनिकेशन कोलैप्स। ये कोई एक आइसोलेटेड गलती नहीं थी, ये एक पूरा कैस्केडिंग फेलियर था। 14 अप्रैल की उस रात को संचार यानी कम्युनिकेशन पूरी तरह टूट चुका था। टाइमलाइन पर गौर करें। रात 10:15 पर पास के एक और जहाज एसएस कैलिफोर्निया ने अपनी आखिरी आइस वार्निंग दी, पर 11:15 पर उन्होंने अपना रेडियो रात भर के लिए बंद कर दिया। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वहीं खत्म हो गया। फिर 11:39 पर जब टाइटैनिक के क्रूज नेस्ट से करीब 1.5 मिलियन टन का बड़ा आइसबर्ग देखा गया, तब इंटरनल अलर्ट्स बजे, लेकिन तब तक वक्त निकल चुका था। ठीक 1 मिनट बाद 11:40 पर फेटल कोलिजन हो गया। एक इन्फॉर्मेशन गैप कैसे डिजास्टर बन जाता है, ये उसका एक रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है। जब अचानक से क्राइसिस सामने आया तो पैनिक में ह्यूमन एरर भी शामिल हो गया। जैसे ही आइसबर्ग दिखा, फर्स्ट ऑफिसर ने तुरंत ऑर्डर दिया कि जहाज को लेफ्ट मोड़ा जाए,
लेकिन स्टीयरिंग व्हील पर जो स्टीयर्समैन थे, रॉबर्ट हिचिंस, वो इतने एक्सट्रीम प्रेशर और घबराहट में थे कि ऑर्डर को बिल्कुल गलत समझ बैठे। उन्होंने जहाज को ऑपोजिट डायरेक्शन यानी राइट साइड में मोड़ दिया, सीधा आइसबर्ग की तरफ। हाई प्रेशर कॉर्पोरेट या ऑपरेशनल सिचुएशंस में पैनिक कितना बड़ा डिजास्टर ला सकता है, ये यहाँ बिल्कुल क्लियर दिखता है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, सिस्टेमिक सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स, जिसे दी इल्यूजन ऑफ रिडंडेंसी भी कह सकते हैं। टाइटैनिक में जिन इंजीनियरिंग फेल सेफ्स का बहुत प्रचार किया गया था, वो दरअसल सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलियर थे। पहली बात, इसका डबल बॉटम हल साइड इम्पैक्ट आने पर बिल्कुल बेकार साबित हुआ, क्योंकि साइड्स में सिर्फ एक ही लेयर थी। दूसरी बात, जहाज में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे, जिनकी फेलियर लिमिट ज्यादा से ज्यादा 4 थी, लेकिन उस 1.5 मिलियन टन के साइड इम्पैक्ट ने एक ही झटके में 6 कंपार्टमेंट्स को तोड़ दिया। इनकी इंजीनियरिंग ने रियल वर्ल्ड सिनेरियोज और एक्सट्रीम एज केसेस को ठीक से कैलकुलेट ही नहीं किया था। टक्कर होने के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट में एक्सटर्नल लीडरशिप का रिस्पॉन्स बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर दिखाता है। एक तरफ एसएस कैलिफोर्निया था, जो सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था। उन्होंने डिस्ट्रेस रॉकेट्स आसमान में देखे, लेकिन कैप्टन ने अज्यूम कर लिया कि टाइटैनिक के अमीर लोग बस पार्टी कर रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ थी आरएमएस कारपेथिया। ये जहाज 107 किलोमीटर दूर था, लेकिन एसओएस सिग्नल सुनते ही बिना एक सेकंड बर्बाद किए उन्होंने 3.5 घंटे तक टॉप स्पीड पर सफर किया और एक मैसिव रेस्क्यू एफर्ट शुरू कर दी। सिचुएशन सेम थी, पर लीडरशिप डिसीजंस और अकाउंटेबिलिटी में कितना बड़ा फर्क था। ये रिसोर्स एलोकेशन के आंकड़े किसी को भी विचलित कर सकते हैं। जहाज पर टोटल लोग थे करीब 2200 लोग, लेकिन लाइफ बोट्स की कैपेसिटी थी सिर्फ 1200 लोगों की। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केटिंग मटेरियल्स में ये जहाज अनसिंकेबल था, तो लीडरशिप को लगा कि ज्यादा लाइफ बोट्स डेक पर सुंदर नहीं लगेंगी। और सबसे डरावनी बात, पहली लाइफ बोट जिसकी कैपेसिटी 65 लोगों की थी, उसमें सिर्फ 28 लोग ही बैठकर गए। मार्केटिंग ऑप्टिक्स ने लॉजिकल रिसोर्स एलोकेशन और बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ा दी थी। और इस कॉर्पोरेट घमंड की हद देखिए। जिस दिन टाइटैनिक की टक्कर हुई, ठीक उसी दिन एक मैंडेटरी सेफ्टी ड्रिल शेड्यूल की गई थी, पर मैनेजमेंट ने उसे कैंसिल कर दिया। उनका लॉजिक ये था कि एक अनसिंकेबल प्रोजेक्ट के लिए ऐसी ड्रिल्स तो बिल्कुल अननेसेसरी हैं, सिर्फ टाइम वेस्ट हैं। और जब सच में क्राइसिस आया, तो ना क्रू को इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल ठीक से पता था और ना ही पैसेंजर्स को। इस एक गलत ओवर कॉन्फिडेंट डिसीजन ने इस डिजास्टर को और भी भयावह बना दिया। आखिर में आते हैं 5वें हिस्से पर, पोस्टमार्टम एंड इंडस्ट्री अकाउंटेबिलिटी। देखते हैं इसके बाद क्या बदलाव आए। 1500 ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये उन 1500 लोगों की जान का आंकड़ा है जो उस रात ठंडे ओशन में हमेशा के लिए खो गए। ये बस एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट नहीं था, ये खराब एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग, स्पीड और ऑप्टिक्स को सेफ्टी के ऊपर रखने और रिस्क मिटिगेशन के पूरी तरह से फेल हो जाने का सबसे दर्दनाक नतीजा था। लेकिन इस भारी कीमत ने मैरीटाइम इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इंक्वायरीज में यह साफ हो गया कि ये किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि एक सिस्टमेटिक फेलियर था। नतीजतन 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया, सोलास यानी सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी जैसी स्ट्रिक्ट ट्रीटीज आईं, और सबसे बड़ा रूल ये बना कि अब जहाज चाहे कितना भी महंगा या एडवांस्ड क्यों ना हो, उस पर मौजूद हर एक पैसेंजर के लिए लाइफ बोट होना अनिवार्य है। कॉर्पोरेट ऑप्टिमिज्म को आखिरकार ऑब्जेक्टिव सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के दायरे में लाया गया। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपना टारगेट और स्पीड ही सबसे बड़ा मेट्रिक बन जाते हैं, तो क्या आज की मॉडर्न लीडरशिप भी ऐसी ही क्रिटिकल वार्निंग्स को अनदेखा कर रही है? टाइटैनिक की ये कहानी सिर्फ एक जहाज के इतिहास तक सीमित नहीं है, ये आज के बिजनेस वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। क्या आज भी मार्केटिंग ऑप्टिक्स को रियल सेफ्टी और ऑब्जेक्टिव डेटा से ऊपर रखा जा रहा है? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।